नमस्ते, वित्त धलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में नेक्टर लाइफ साइंस इस कंपनी का जो बिजनेस एनालिसिस है वो करने वाले और उसके साथ ही में इस बिजनेस में कंपनी के नंबर्स कंपनी कैसे डिलीवर कर रहे हैं उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखेंगे। तो नेक्टर लाइफ साइंस ये कंपनी प्रीमियरली अगर हम देखेंगे तो वेरियस एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स और फिनिश डोजेस फॉर्म से उनका डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग का बिजनेस कर दिए। तो एक फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ ये कंपनी का शेयर हमें देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम प्रेजेंस देखेंगे बिजनेस का, तो कंपनी लीडिंग एपीआई सेगमेंट में काम करती है। साथ ही में कंपनी का इंडिया में देखेंगे तो 20 स्टेट्स में अपना प्रेजेंस देखने को मिला है और साथ ही में 75 कंट्रीज़ में ये कंपनी काम करती है। तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है वो इस कंपनी का हमें देखने को मिला है, जिसमें कंपनी इंडिया के साथ ही में अब्रॉड भी बहुत ही अच्छा काम करती है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम ओरल स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो ग्लोबल लीडरशिप हमें इस कंपनी की इस स्पेशल पोजीशन में यहाँ पर देखने को मिली। और उसके साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इस बिज़नेस में कंपनी का देखेंगे तो 2 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और साथ ही में 13 फैसिलिटीज़ है वो कंपनी के पंजाब और हिमाचल प्रदेश अक्रॉस हमें देखने को मिले। तो इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी अच्छे है। और उसके बाद कंपनी का रिलेटेड अगर हम रेशोज देखेंगे, जैसे कि कंपनी का आरओसी, तो ये कंपनी का 1.97% है और आरओई -2.25% का है। तो बिजनेस से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट रेशोज है, उसमें इनके जो नंबर्स है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिले और यही नंबर है ये कंपनी को 10% के ऊपर ले जाने पड़ेंगे, तभी कंपनी के आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। और उसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बाकी के जो नंबर्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें, ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर मिल सके। और उसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें हम पिछले 6 सालों का इस सेगमेंट का डाटा देखने वाले। और सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 1800 करोड़ का था। इसके अगले साल ये बढ़कर 2700 करोड़ का हुआ, लेकिन इसके बाद फिर से कंपनी का सेल्स ड्रॉप होकर 2300, इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 1500। इसके बाद मार्च 22 में कंपनी का सेल्स हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली और ये 1600, और फिर से मार्च 23 में ये कम होकर 1500 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का मार्च 18 और 19 में देखेंगे तो कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ है इन 2 सालों में की है। लेकिन मार्च 20 से के बाद अगर हम मार्च 23 तक देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो 1 साल कम होता है और उसके अगले साल फिर से बढ़ता है। तो बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस है वो पिछले 4 सालों में कंपनी के सेल्स में हुआ है। और इसी वॉलेटाइल परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के जो मैक्सिमम नंबर से इस सेगमेंट में वो भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे और वोलेटाइल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 19 में कंपनी के सेल्स की ग्रोथ अच्छी हुई थी। उसके बाद कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें कंसिस्टेंट कम होते हुए देखने को मिली। और इसके बाद इस सेल्स के कंपैरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किया है। और यही रीज़न है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल देखने को मिली। लेकिन कंपनी का जो मार्च 18 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 236 करोड़ का था, जो कि इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 200 करोड़ के ऊपर था। लेकिन पिछले 3 सालों में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट कम होती रही और कंपनी का मार्च 23 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंट कम होकर अभी सिर्फ 54 करोड़ का देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी का सेल्स का ग्रोथ वोलेटाइल और कम हुआ है, उसी रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो कंसिस्टेंट कम हो रहे हैं। तो ये कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ के लिए एक नेगेटिव साइन है। और साथ ही में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो पिछले कुछ समय से ये कंसिस्टेंट कम और बहुत ही वोलेटाइल हो रहे हैं। तो इसमें भी कंपनी को एक अच्छी इंप्रूवमेंट करके इसके नंबर से वो बढ़ाने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 में 52 करोड़ के प्रॉफिट में थी। इसके अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट 48 करोड़ का रहा। इसके अगले साल देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 32 करोड़ का रहा। तो कंसिस्टेंट कंपनी के नंबर से वो कम होते रहे और उसके बाद अगले साल कंपनी तो लॉस में गई। इसके अगले साल फिर से कंपनी प्रॉफिट में आई और अभी मार्च 23 में कंपनी के नंबर से वो फिर से लॉस में गए। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के नंबर से वो कंसिस्टेंट उसके परफॉर्मेंस से वो डाउन हो रहे और कंपनी का पिछले 3 सालों में अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2 साल लॉस में भी गए। तो कंसिस्टेंट कंपनी के प्लस और माइनस में और बहुत ही ऊपर नीचे नंबर्स हो रहे।
तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो हमने देखा कि कंपनी के जो सेल्स के नंबर थे वो बहुत ही ऊपर नीचे और पिछले 4 सालों में कंसिस्टेंट डाउन हुए। और ये रीज़न है कि इस रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के नंबर थे वो भी कंसिस्टेंट डाउन हो रहे और कंपनी लॉस में भी पिछले 3 सालों में मैक्सिमम टाइम 2 टाइम्स गई है। और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो भी कंसिस्टेंट बहुत ही वोलाटाइल और कम हो रहे। तो इस कंपनी का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी के सेल्स की ग्रोथ कंसिस्टेंट डाउन हुई है और इस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर और साथ ही में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन सब के नंबर से वो कंसिस्टेंट डाउन हो रहे और कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर है वो तो पिछले 3 साल में 2 साल यहाँ पर लॉस में भी गए, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बहुत ही वॉलेटाइल और डाउनफॉल में जा रहे हैं, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें कंपनी के पास 1000 करोड़ के रिजर्व मार्च 23 में, जो कि मार्च 18 में 1036 करोड़ के थे। तो पिछले 6 साल में कंपनी का जो रिजर्व है उसके नंबर से 1000 करोड़ के ऊपर है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो अभी हमें पिछले 6 सालों में बहुत ही स्लो होते हुए देखने को मिली है। और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो 754 करोड़ का बोरिंग्स अभी भी कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग्स पिछले कुछ समय से कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कंपनी का अभी भी जो बोरिंग्स है वो कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसी वजह से कोई स्टेबिलिटी हमें कंपनी के बोरिंग्स के ऊपर देखने को नहीं मिली। तो कंपनी को अपना जो बोरिंग्स है वो कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा और तभी हमें एक अच्छा ट्रस्ट आएगा कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत हो पाएगी। और कंपनी का बोरिंग्स अगर कंसिस्टेंट कम होता रहेगा तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी कम चुकाना पड़ेगा। और इस रीज़न की वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर से वो भी कंपनी के अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। तो कंपनी को सेल्स में अच्छी तो ग्रोथ करनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही में कंपनी को अपना जो बोरिंग्स है वो भी कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा। तभी कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर से वो कंपनी अच्छे डिलीवर कर पाएगी और कंपनी का शेयर अच्छा रिटर्न देगा। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का कैश फ्लोज -4 करोड़ का था। इसके अगले साल ये प्लस में आया, इसके अगले साल फिर से ये ज़ीरो रहा, इसके अगले साल फिर से ये प्लस में आया, इसके अगले 2 साल देखेंगे तो ज़ीरो और माइनस में हमें देखने को मिला। तो कंपनी का मैक्सिमम अभी भी नेट कैश फ्लो देखेंगे तो लॉस मेकिंग है और उसके जो नंबर्स हैं वो भी हमें कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जाते हुए देखने को मिले। तो कैश फ्लो में भी कंपनी की जो स्टेबिलिटी है वो हमें देखने को नहीं मिली। तो इस कंपनी को अगर कैश फ्लो में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो कंपनी के जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जो नंबर्स कंसिस्टेंट लॉस में जा रहे हैं वो कंपनी को फिर से प्लस में लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी का अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 18 में ये 119 था। इसके बाद कंपनी ने कंसिस्टेंट इसको 100 के नीचे यहाँ पर मेंटेन करके रखा है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन बीच बीच में इसके जो नंबर्स कम ज़्यादा हो रहे हैं वो भी कंपनी को स्टॉप करके कंसिस्टेंट नंबर्स कम करने पड़ेंगे। और उसके बाद इन्वेंट्रीज देखेंगे तो कंपनी के वो हमें मैक्सिमम टाइम अभी भी 150 डेज़ के ऊपर यहाँ पर कंसिस्टेंट देखने को मिले। तो कंपनी को अपने जो इन्वेंट्रीज है वो बेचने में ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो इसी वजह से कंपनी अपने जो इन्वेंट्रीज के डेज है वो अगर कम करती है तो ही कंपनी के बिजनेस में कंपनी एक अच्छी ग्रोथ कर पाएगी, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट और इन्वेंट्रीज है वो बेचने में कम समय लगेगा। तो कंपनी की जो बिजनेस का ग्रोथ है वो हमें अच्छे से होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी को अपने डेप्टर डेज के नंबर से वो कंपनी जिस तरह पिछले कुछ समय से कम कर रही वैसे ही करने पड़ेंगे, और इन्वेंट्री डेज जो बहुत ही हाई है वो कंपनी को कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी बिजनेस में स्टेबल ग्रोथ कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 55.80% की हिस्सेदारी है। इसके बाद एफआईएस के पास 16% की हिस्सेदारी है। साथ ही में कंपनी में गवर्नमेंट के पास देखेंगे तो 0.02% की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास 28% की हिस्सेदारी। तो पिछले 3 क्वार्टर से एफआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ी है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 2-3 साल में हमें कंसिस्टेंट डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो एफआईएस का ये ओपिनियन हो सकता है कि कंपनी का शेयर अभी करेक्शन में आया है, उस रीज़न की वजह से वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हाई प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को बेच देना चाहते हैं। तो एफआईएस ने इस कंपनी में जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वो यहाँ पर कभी भी हाई प्राइस पर और किसी भी प्राइस पर बेच कर निकल सकते और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसी वजह से सिर्फ एफआईएस ने किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो उस कंपनी में हम ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो ओपिनियन है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के नज़र से होना चाहिए और ग्रोइंग
बिजनेस की वजह से होना चाहिए, ना कि एफआईज ने इन्वेस्टमेंट की उस रीज़न की वजह से हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। तो फिलहाल नेक्टर लाइफ साइंस ये कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेकिन इस बिजनेस में कंपनी का अगर हम पिछले 4 से लेकर 5 साल में सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है। उस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर के जो नंबर से वो भी कंसिस्टेंट डाउन हो रहे हैं। तो किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो जैसे बढ़ते वैसे ही कंपनी का जो शेयर है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलता है। और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो कंसिस्टेंट हमें डाउन होते हुए देखने को मिले। और इस रीज़न की वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें पिछले कुछ समय से डाउन होते हुए देखने को मिला है। और साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज भी देखेंगे तो कंसिस्टेंट हमें मैक्सिमम टाइम लॉस में देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और साथ ही में कंपनी का जो बोरिंग्स है वो थोड़ा सा ज़रूर कम हो रहा है, लेकिन उसके नंबर से वो कंसिस्टेंट कम और ज़्यादा हो रहा है। उस रीज़न की वजह से अभी भी हमें ज़्यादा ट्रस्ट नहीं आएगा कि कंपनी आने वाले समय में अपना बोरिंग्स है वो बहुत ही जल्दी कम करेगी। तो ये सब रीज़न हमें देखने को मिले, जिस रीज़न की वजह से कंपनी के शेयर में कंसिस्टेंट गिरावट हुई है। तो कंपनी का शेयर में जो गिरावट हुई है वो कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन होने की वजह से हो रही है। और इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में गिरावट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अगर डिसेंट रहता और कंपनी के शेयर में अगर गिरावट होती तो एक करेक्शन माना जाता। लेकिन इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हुए और ये रीज़न की वजह से कंपनी के शेयर में कंसिस्टेंट गिरावट देखने को मिली। तो जब तक कंपनी अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं लाती तब तक हम इस कंपनी में गिरावट में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अगर ख़राब होता है तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। तो